गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं इंजीनियर आकृति और आज आप बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। पूरे इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं लिख सकती हूं one long question must in 12th board। आप बच्चों को मैं इस पूरे टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 1, इस टॉपिक से कोई भी बोर्ड हो एक क्वेश्चन पक्का है और मैं इतने अच्छे से करवाऊंगी डिटेल में कि वो क्वेश्चन एग्जाम में छूट ही नहीं सकता है। टोटल 7 प्रॉपर्टी है जिसमें पहले 2 प्रॉपर्टी बेसिक्स हैं, कोई क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटा सा उपयोग पहली और दूसरी प्रॉपर्टी का होता है। तीसरी प्रॉपर्टी पर मैं टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी अकेले इतना टाइम कंज्यूम करेगी कि जितने में बाकी सारा हो जाए, यानी कि 7 प्रॉपर्टी में 4th प्रॉपर्टी ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5th, 6th एंड 7th ये तीनों मिलाकर मैं 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगी। प्रॉपर्टी 3 पर मैं टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगी और प्रॉपर्टी 4 पर अकेले मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप बच्चे जरूर कमेंट करिएगा कि क्या प्रॉपर्टी 4 पर मैं कुछ क्वेश्चन कम कर लूं। एक लेक्चर अकेला P4 पर दूंगी जो कि वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करती हूं प्रॉपर्टी से। सबसे पहले मैं पूरी प्रॉपर्टी अभी आपको समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। P1 प्रॉपर्टी 1 कहता है A से B fx dx। मैं चाहती हूं वेरिएबल चेंज हो जाए। वेरिएबल चेंज हो जाए का मतलब A से लेकर B fx dx, अभी वेरिएबल dx है, लिमिट A से B है। मैं सिर्फ वेरिएबल चेंज करना चाहती हूं, x के जगह पर t लाना चाहती हूं। तो मैं क्या करूंगी, a से लेकर b x के जगह पर t ले आऊंगी। कॉन्सेप्ट कहता है कि लिमिट को बिना चेंज किए हम लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। मींस अगर x dx है तो इसे y dy लिख सकते हैं, t dt लिख सकते हैं और लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो a से b लिमिट है वही रहेगा a से b, लेकिन वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यही था P1। मैं इसका 2-3 क्वेश्चन में उपयोग करूंगी, लेकिन क्वेश्चन में यूज करूंगी बाद में, अचानक से उपयोग आएगा। अब प्रॉपर्टी 2 की बात कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है A से B fx dx। मतलब एक बात आपसे पूछती हूं, आप बच्चे फिजिक्स में पढ़े हैं, अगर वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन को हम कह रहे हैं प्लस, तो इसे जस्ट अपोजिट कह लें
यानी माइनस। मान लीजिए हमारा घर पटना जंक्शन से वेस्ट में जाना है, तो किसी बच्चे को उधर से आना है तो मैं बोलूंगी जस्ट अपोजिट आ जाओ। यानी अगर ए से बी को हम प्लस कह रहे हैं तो बी से ए को जस्ट अपोजिट कह सकते हैं। जस्ट अपोजिट कह सकते हैं मतलब प्लस को माइनस कह सकते हैं। इट मीन्स ए से बी जाना है मुझे, अगर इस लिमिट को इंटरचेंज करना है, अभी ए से बी जा रहा है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, ए से बी हो रहा है, मैं इंटरचेंज कर दूं ए से बी को, मैं बी से ए कर दूं, एफ एक्स से डी एक्स, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ए से बी मतलब नॉर्थ जाना तो बी से ए मतलब जस्ट अपोजिट साउथ जाना। इसका मतलब अगर ए से बी को हम बी से ए करेंगे तो जस्ट नेगेटिव ले आएंगे। इस पर भी हम लोग बाद में धीरे धीरे कोई छोटा सा उपयोग करेंगे। मेन अब जो मैं तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रही हूं वही मेन होगा, समझ लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसको समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार अगर ए से सी जाना है, एक बात इसको अच्छे से समझाती हूं, अगर ए से सी, ए मतलब अहमदाबाद, सी मतलब चेन्नई, बीच में अगर कोई स्टेशन बी मिलता है और मान लीजिए आप बच्चे हैं, आपके माता पिता बी नाम के रेलवे स्टेशन पर रेलवे में नौकरी करते हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि ए से सी तक की टिकट ले लो लेकिन बी पर हॉल्ट ले लेंगे, बी पर एक दिन रुक कर माता पिता से मिल लेंगे और उसी टिकट पर बी से सी चले जाएंगे। रेलवे ऐसा प्रावधान देता है टिकट का, इसे बोलते हैं ब्रेक जर्नी। मतलब मुझे पटना से दिल्ली जाना है, अगर लखनऊ में मेरे रिलेटिव रहते हैं तो आज मैं पटना से लखनऊ की यात्रा कर लूंगी और उसी टिकट पर नेक्स्ट डे ब्रेक जर्नी में लखनऊ से दिल्ली की यात्रा कर सकती हूं। तो ए से सी जाने में अगर बीच में कहीं इंटरमीडिएट स्टेशन बी मिलता है तो मैं इसे दो टुकड़े में बदल सकती हूं, ए से लेकर बी और बी से लेकर ए से बी सेम फंक्शन प्लस बी से सी सेम फंक्शन हो गया। ए से बी सेम फंक्शन, ए से मैं बी गई और बाद में बी से सी गई तो अल्टीमेटली ए से चली थी और सी तक पहुंच गई। इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रॉपर्टी पर मैं मॉडुलस रिलेटेड सारे क्वेश्चन करूंगी। मॉडुलस टाइप क्वेश्चन मैं इसी प्रॉपर्टी पर कवर अप करूंगी। आज के लेक्चर में मुझे इसी प्रॉपर्टी को कवर अप करना है। मैं इस प्रॉपर्टी पर टोटल 6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगी। पहले दिन का हमारा टारगेट यही रहेगा, लेकिन मैं आज सारे प्रॉपर्टी सिखाऊंगी फिर, ताकि जब मैं अलग अलग दिन अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करूं तो दोबारा उस प्रॉपर्टी का रिवीजन आपसे हो सके। टोटल 3 लेक्चर में मैं इसे कवर अप करना चाहती हूं। आप बच्चे रिप्लाई करिएगा कि आप 2 लेक्चर में चाहते हैं या टोटल 4 लेक्चर में कवर अप चाहते हैं। आपका जैसा कमेंट आएगा मैं
वैसा ही प्रोसीड करूंगी। कभी कभी एग्जाम में प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछ दिया जाता है। 3, 4, 5, 6, 7 पांचों प्रॉपर्टी का प्रूफ एक एक बार आज तक पूछा जा चुका है। तो मैं इस 5 में 1-2 प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको बताती हूं। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी 3 का प्रूफ समझते हैं। मैं इसका प्रूफ करने जा रही हूं, समझिएगा। प्रूफ में मैं मान लेती हूं लेट fx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल fx प्लस c मिलेगा। ये मैंने मान लिया। LHS से शुरुआत करूंगी, RHS के इक्वल आना चाहिए। तो पहले मैं LHS को लिख लेती हूं। स्मॉल a से c fx dx, स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F, स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F। इस कैपिटल F में ये स्मॉल a, ये स्मॉल c, डेफिनिट इंटीग्रल में प्लस c डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार अपर लिमिट डाल दूंगी माइनस एक बार मैं लोअर लिमिट डाल दूंगी। LHS तो आ गया। अब RHS को देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। मैं RHS से प्रोसीड कर लेती हूं। हमारा RHS है स्मॉल a से b fx dx, स्मॉल b से c, स्मॉल b से c fx dx। इस स्मॉल f का इंटीग्रेशन, इस स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F, लिमिट डाल दूंगी a से b। इस स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F और लिमिट डाल दूंगी b से लेकर c। अब समझ लेते हैं कि जब लिमिट पुट करूंगी, एक बार मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट, एक बार मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट। ये और ये कैंसल आउट हो गया, FC माइनस FA। गौर से देखिए, LHS भी यही आया, RHS भी यही आया। इट मीन्स मैं कह सकती हूं LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूफ्ड। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है। अभी 4 और प्रॉपर्टी सिखाऊंगी और तब एक एक करके सभी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करेंगे। अब मैं प्रॉपर्टी 4 और 5 सिखा रही हूं। ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, समझिएगा। प्रॉपर्टी 4, ये फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है 0 से a fx dx इज इक्वल टू, लिमिट सेम रहेगा लेकिन ब्रैकेट के अंदर x के जगह पर a माइनस x हो जाएगा। इस x के जगह पर a माइनस x हो जाएगा, इस x के जगह पर a माइनस x हो जाएगा। बिल्कुल इसी के जैसा है हमारा प्रॉपर्टी 5। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, केवल ये 0 से शुरू होता है और ये a से b से शुरू होता है। a से लेके b fx dx, ये a से लेके b f,
इस x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूं। a के जगह 0 रख देते हैं तो ये बन जाएगा। अभी क्या हुआ है, यहां लिमिट सेम है और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का सम माइनस एक्स। यहां भी तो यही है, लिमिट सेम है 0 से a, 0 से a लिमिट सेम है और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स। 0 प्लस a माइनस एक्स, वही तो यहां लिखा हुआ। इसको देख लेते हैं। लिमिट सेम रहेगा और इन दोनों को प्लस करके माइनस एक्स हो जाएगा। मैं एक बार प्रूफ बताती हूं। ये प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर सारी प्रॉपर्टी 1 to 7 मिलाकर मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी तो अकेले P4 के ऊपर 20 क्वेश्चन है। अगर वो सब में मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगी तो अकेले P4 पर 15 क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसी पर तो क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ये भी और भी आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 90% चांस है कि क्वेश्चन P4 से ही पूछे जाएंगे। इसका प्रूफ देखते हैं, क्या होगा प्रूफ समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं RHS से स्टार्ट करती हूं, LHS ले आऊंगी। RHS कहता है 0 से a f a माइनस एक्स dx। मैं सब्स्टिट्यूट करती हूं, सब्स्टिट्यूशन लगाती हूं, ब्रैकेट को t पुट कर लेती हूं। पुट ये ब्रैकेट इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, x का dx और t का dt, माइनस dx बराबर dt, dx बराबर माइनस dt। जरा लिमिट को चेंज कर लेती हूं। लिमिट क्या होगा, ये dx है मतलब x की लिमिट है, ये x की लिमिट है। जब x 0 रखेंगे तो a माइनस 0 हो गया और जब x के जगह पे a रखेंगे तो t की वैल्यू, जब x a रखेंगे तो t की वैल्यू x के जगह a रख देंगे, t की वैल्यू a माइनस a का मतलब 0 हो गया, a माइनस a का मतलब 0 हो गया। अब मैं नया लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेती हूं। 0 के जगह a और a के जगह 0, f ब्रैकेट को t और इस dx को माइनस dt। ये माइनस बाहर आ जाएगा, a से 0 ft dt। मैं प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, प्रॉपर्टी 2, अब मैं P2 लगाने जा रही हूं। जैसे ही मैं P2 लगाऊंगी, ये माइनस तो था ही, एक और माइनस ले लूंगी और इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी। थोड़ी देर पहले आपको बताई थी मैं, अगर पटना से दिल्ली जा रहे हैं, अगर नॉर्थ जा रहे हैं तो डायरेक्शन प्लस में है, साउथ आएंगे तो माइनस होगा। ए से बी के लिए अगर मैं बी से ए कर दूंगी तो माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा यूजिंग P2, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। अब लास्ट P1 लगा रही हूं, वेरिएबल चेंज, ये तो प्लस हो गया। ft dt को fx dx लिख लेती हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी,
लिमिट को बिना बदले वेरिएबल बदल सकते हैं। लिमिट को बिना बदले हम लोग वेरिएबल बदल सकते हैं। मैं इसे बोलूंगी यूजिंग P1। पहली प्रॉपर्टी के अनुसार P1 पहली प्रॉपर्टी के अनुसार आ गया और यही तो हो गया LHS हमारा प्रूफ्ड। देख लीजिए, 0 से a fx dx, 0 से a fa माइनस एक्स dx। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन आज तक एक बार क्यों पूछा? NCERT में ये प्रूफ दिया गया है। पहले मैं नहीं पढ़ाती थी इसको, प्रूफ नहीं बताती थी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताई और इस पर क्वेश्चन शुरू करवा देती थी। लेकिन आज इसलिए बता रही हूं क्योंकि बोर्ड ने इसे पांचों प्रॉपर्टी को एक एक बार यानी 5 बार पूछ दिया गया। तो एक बार हम लोग भी पढ़ लेते हैं और विश्वास करिए ये बहुत आसान है। सिर्फ ब्रैकेट को टी पुट करिए, लिमिट बदलते चले जाइए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर इसका प्रूफ, डिट्टो सेम, बिल्कुल वही काम करने जा रही हूं मैं। जब मैं इसका प्रूफ बताऊंगी क्या आएगा देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है? मैं स्टार्ट करूंगी RHS से। RHS कहता है A से B f a प्लस बी माइनस एक्स dx। मैं इस ब्रैकेट को T मान लूंगी। मैंने इस ब्रैकेट को T मान लिया। कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 dx, t का डेरिवेटिव dt, माइनस dx को dt बोलेंगे और dx को माइनस dt बोलेंगे। आ गया। मैं लिमिट नया चेंज कर लेती हूं। नया लिमिट क्या हो जाएगा? न्यू लिमिट, गौर से देखिए। जब x की, कहां गया ये dx है, x की दोनों लिमिट, जब x a है और जब x b है, एक एक करके x के जगह a रखती हूं, ये a और ये a कैंसल आउट, t के जगह पर b होगा। x के जगह b रखती हूं, इस x के जगह b रखूंगी, ये b और ये b, ये b और ये b कैंसल आउट, t के जगह पर a होगा। हमारा नया लिमिट बदल चुका। अगर आप बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर डेफिनिट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन देखिए। मैंने बहुत अच्छे से लिमिट चेंजिंग सिखाया है और 1-2 नहीं, टोटल 10 क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। समझ लेते हैं। लिमिट a जहां था वहां b होगा, b जहां था वहां a होगा, ये f, इस ब्रैकेट को t बोलेंगे, dx के बदले माइनस dt बोलेंगे। ये माइनस बाहर आ गया। अब मैं इसमें P2 प्रॉपर्टी लगा लेती हूं, या पहले लिख लेती हूं। 1 मिनट पहले अरेंज कर देती हूं माइनस को बाहर। B से A ft dt। अब मैं लिमिट को चेंज करने जा रही हूं, इसको इंटरचेंज, B से A जा रहा है, इसे A से B करेंगे। अभी फिलहाल ये B से लेके A जा रहा है, अभी B से लेके A जा रहा है। इसका मतलब A से B करूंगी तो माइनस आ जाएगा। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज की? मैंने यूज किया है P2 सेकेंड प्रॉपर्टी।
अब मैं वेरिएबल चेंज करूंगी P1। अब मैं वेरिएबल चेंज करूंगी P1। A से लेके B, A से लेके B fx dx, ये हो गया यूजिंग P। आ गया LHS। मैं RHS से शुरू की थी और प्रॉपर्टी हमारा प्रूव हो गया। मैं RHS से स्टार्ट की थी और मैं ले आई LHS A से लेके B fx dx। तो विथ प्रूफ 5 प्रॉपर्टी आप सीख चुके हैं। अब सिर्फ 2 और प्रॉपर्टी 6 एंड 7। मैं इसका प्रूफ नहीं बताने जा रही, आप 2 जगह इसका प्रूफ देख सकते हैं। पहला NCERT में खुद दिया हुआ है। दूसरा, अगर आप बच्चे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐप पर तो आपको हर लेक्चर के नोट्स साथ साथ PDF में मिलते चले जा रहे हैं। इट मीन्स आप बच्चे बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मुझसे चाहें तो इसका प्रूफ का PDF मांग सकते हैं। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। 6th प्रॉपर्टी है -a से a fx dx। किस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगा वो देख कर ही समझ में आ जाएगा। -1 से 1, -π/2 से π/2, -π से π, -2 से 2। इसकी वैल्यू 0 होगी। इसकी वैल्यू 0 होगी अगर fx ऑड फंक्शन रहा। अगर fx ऑड फंक्शन है और इसकी वैल्यू 2 इंटू 0 से a होगा, कब होगा वो भी बता देती हूं, ये अच्छे से लिख देती हूं। कब ये 0 होगा और कब ये ऐसा होगा। 0 के लिए मैंने बताया कि अगर fx ऑड फंक्शन है तो होगा, अगर fx इवन फंक्शन है, अगर fx इवन फंक्शन है तो 2 इंटू fx। अब कुछ बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा है, मैम ये इवन ऑड होता क्या, ये तो पढ़ा दो। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है बच्चे। इवन एंड ऑड फंक्शन 5 मिनट देखते हैं। पहले मैं समझा देती हूं कि हम लोग ब्रैकेट में x के जगह -x रखेंगे। अगर ये माइनस आया तो हम बोलेंगे कि fx इज ऑड फंक्शन, और अगर ये f-x ऐसा आया तो हम बोलेंगे fx इज इवन फंक्शन। क्या क्लियर हो गया कब fx ऑड फंक्शन होगा और कब fx इवन फंक्शन होगा। एक एग्जाम्पल से समझाती हूं कि कौन सा फंक्शन ऑड है और कौन सा फंक्शन इवन है। एग्जाम्पल पहला, gx बराबर cos x। मैं जानना चाहती हूं ये ऑड है या इवन, तो x के जगह -x रखूंगी, मैंने रख दिया।
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसे मैं ऐसा बोलूंगी। ये 0 है, 0 में कुछ माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC रूल कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा प्लस कॉसेक्स, मतलब प्लस GX। G माइनस एक्स प्लस GX आ गया, इसका मतलब GX इवन फंक्शन हो गया। अगर ये इवन फंक्शन हो गया तो अब मैं इसका डायग्राम बनाकर बताती हूं क्या होगा। मैं इसका डायग्राम, कॉसेक्स का डायग्राम का अगर मैं बात कर लेती हूं, जीरो π/2 और ये -π/2। मैंने सिर्फ y = cosx का ग्राफ बनाया, -π/2 से π/2। तो ध्यान देना, -π/2 से π/2 cosx dx। जरा गौर से देखिए, अगर क्या ये दोनों इक्वल पार्ट नजर आ रहा है? अगर इस पहले पार्ट का एरिया 5 स्क्वायर यूनिट है तो क्या यह भी 5 होगा? -π/2 से π/2 टोटल 10 स्क्वायर यूनिट हो गया। अगर ये 10 स्क्वायर यूनिट हो गया तो मैं इसे लिख सकती हूं 2 × हाफ, 2 × दिस वन, 2 × 0 से लेकर π/2 और cosx dx। क्या ये बिल्कुल वही आ गया? -a से a fx dx। मैं बोल रही हूं 2 × 0 से a fx dx। 2 × 0 से a अगर ये इवन फंक्शन रहेगा तो ये प्रूफ नहीं है, मैं समझाना चाहिए। आप महसूस करिए कि ऐसा क्यों होता है। क्या रटना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैथ्स बहुत इंजॉयबल है, मैथ्स इज फन, लर्न मैथमेटिक्स विथ फन। मजे मजे में सीख लीजिए। दिन भर मैथ्स पढ़ाती हूँ, नहीं थकती हूँ। आपको भी अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप नहीं थकेंगे। यहां अब एक और एग्जांपल ले लेती हूं, सेकंड। fx = sin x। मैं चेक करना चाहती हूं कि ये ऑड है या इवन। x के जगह माइनस रख लिया, इस x के जगह माइनस रख लिया। साइन 0 - x, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, साइन तो निगेटिव होता है। ये आ गया -fx, इसलिए fx इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन, अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। अगर fx ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। समझ लेते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट कर देती हूं। sin x का -π/2 से लेकर π/2 हो गया। ये -π/2, ये 0, ये π/2। आप क्या देख रहे हैं? जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव में है, जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव में है उतना सेम एरिया नीचे नेगेटिव में है। जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव में है वो सेम एरिया, जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव में है वो सेम एरिया नीचे नेगेटिव में होगा।
यस होगा। अब अगर ये 5 है तो ये -5, आंसर 0। अगर ये 10 है तो ये -10, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए मैं बोल सकती हूं -π/2 से π/2 sin x dx का 0। क्यों 0? क्योंकि जितना प्लस में उतना ही माइनस में। इसलिए ऑड फंक्शन पर, इसलिए अगर fx एक ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 होगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है 0 से 2a fx dx इक्वल टू, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी कुछ खास नहीं है, एग्जाम में भी कुछ खास नहीं पूछे जाते, और मैं इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी। क्या देख लेते हैं। 0 से 2a fx dx, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी कब? जब f ऑफ दिस माइनस x इक्वल टू -fx होगा, और इसकी वैल्यू, ये 2 नीचे आ जाएगा, 0 से a fx dx, यानी ये 2 नीचे आ जाएगा, 2a का 2 नीचे, कब? अगर f2a माइनस x इक्वल टू प्लस fx। एग्जाम में इस प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसका उपयोग मैं 2-3 क्वेश्चन में सिखाऊंगी, बड़ा क्वेश्चन में छोटा सा यूज। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको 3 प्रूफ बता दिए। आप इसका प्रूफ चाहें तो एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपका रिक्वेस्ट होगा मैम प्रूफ बता ही दो, तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ बता दूंगी। इस पर एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूं। हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। मैं जानना चाहती हूं कि ये 2 नीचे आएगा, यानी ये प्रॉपर्टी लगेगी, या डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। इसके लिए मुझे ये करके देखना होगा। समझ लेते हैं, मान लेते हैं। लेट fx इक्वल टू कॉस की पावर 5x, 2a के जगह 2 पाई है, तो मैं क्या कर लेती हूं, 2a माइनस x मतलब 2 पाई माइनस x। x के जगह ये रखूंगी, ब्रैकेट में x है, ब्रैकेट में ये है। cos की पावर 5, x के जगह ये रखूंगी, इस x के जगह ये रखूंगी। cos की पावर 5 2 पाई माइनस x हो गया। अब देख लेते हैं, cos की पावर 5 समथिंग, cos की पावर 5 समथिंग, 2 पाई माइनस थीटा, ये 0 पाई 2 पाई, 2 पाई में कुछ माइनस की 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और ये fx आ गया। f2x 2a माइनस x fx आ गया, इसलिए 0 से 2 पाई इसकी वैल्यू, क्योंकि ये सेकंड सिचुएशन में आ गया तो ये 2 नीचे आ जाएगा।
अब मैं क्या करने जा रही हूं, फिर से इसे 2a में बदलने जा रही हूं। जीरो से लेकर मैं इसे 2a में बदलने जा रही हूं। 2 इंटू पाई बाई 2a में बदलने जा रही हूं। और मैं दोबारा से इसे मान लेती हूं, लेट नाउ gx बराबर cos की पावर 5x। अब 2a माइनस x में 2a के जगह पाई है, 2a के जगह पाई है, cos की पावर 5 पाई माइनस x। इस बार पाई माइनस x, ये 0 से पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस की पावर 5 cos 5x, माइनस की पावर 5 माइनस होगा और ये आ चुका माइनस gx, क्योंकि g 2a माइनस x बराबर माइनस gx हो गया। ये फर्स्ट वाले में आ गया, इसलिए अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूं। इसलिए 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। पहले बार में तो ये 2 नीचे आ गया था, लेकिन नेक्स्ट बार वाले में जब इसे 2a लिख चुके हैं तो इस बार हमने देखा कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये 0 हो गया। कारण, रीजन, क्योंकि g ऑफ 2a माइनस x बराबर माइनस gx आ गया यूजिंग P7। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। प्रॉपर्टी 7 पर हमें टोटल एक ही क्वेश्चन करवाने थे, जो मैंने करवा दिया। अब आप बच्चे प्रॉपर्टी पूरा सीख चुके हैं, कंप्लीट प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कितने करने हैं, कितने लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को खत्म करना है। आप बच्चों ने सारी थ्योरी सीख ली, अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन होने हैं। और इस लेक्चर के 45 मिनट ऑलमोस्ट हो चले हैं, इसलिए मैं चाहती हूं अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करें। तो बच्चे आप रिप्लाई करिए, कमेंट करिए कि इसका नेक्स्ट लेक्चर प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाला मैं आज ही अपलोड कर दूं शाम तक, या ऑल्टरनेट की बजाय टुमारो यानी कल ही कर दूं, या फिर अपने नॉर्मल रूटीन पर जैसे ऑल्टरनेट डेज में करती हूं वैसे करूं। अगर आप बच्चों में 10 बच्चों का कमेंट आ जाएगा कि मैम आज ही कर दो ना, तो मैं आज ही कर दूंगी शाम में। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर परसों करूंगी अपने ऑल्टरनेट में। अगर आप बच्चों का रिप्लाई आएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कि मैम आज तो मैं थ्योरी सीख गया, मुझे थ्योरी सोचने दीजिए, 2 प्रूफ आप नहीं बताई क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वो मुझे NCERT से खुद देख लेने दीजिए, तब मैं बताऊंगा आपको कि आप कल स्टार्ट करिए या परसों। तो आपका कमेंट वैल्यूएबल है, इसलिए जरूर रिप्लाई करिए। और हाँ, आपका सजेशन भी इंपॉर्टेंट है कि मैम थोड़ा स्पीड अप पढ़ाइए, थोड़ा स्लो कराइए, या और भी जो आप सजेशन देना चाहते हैं। लाइक मैम आप पढ़ाती हैं कम समझ में आता है, या नहीं मैम बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो भी देना चाहें आप दीजिए। आपके सजेशन मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी में इंप्रूव करना चाहती हूं, डे बाय डे इंप्रूव करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं आप सभी बच्चों में मैथ्स में इंटरेस्ट जगाना।
मैं चाहती हूं आप बच्चे मैथ्स को इतना एंजॉय करें, मस्ती में पढ़ें और एंजॉय करें कि टफ से टफ, टिपिकल से टिपिकल एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।